चलिए, जैसा कि हम अभी हॉस्टल वार्डन सीरीज देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन या सीजी व्यापम के, ये हर एग्जाम में काम आएगा। केवल ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो केवल उन्हीं के लिए है। जीएस को बहुत, जहाँ जीएस का वेटेज कम है वहाँ किस प्रकार जीएस को तैयारी करें, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाएगी। आज जो हम विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा विषय है, 395 अनुच्छेद 22 भाग है। किन किन पार्ट को कवर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर हम वृहद चर्चा करेंगे। चलिए, इसी पर हम अपना पहला क्वेश्चन के आधार पर जो है चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सन 1900 ईस्वी में भारत के वायसराय थे? देखिए, आप ये इतिहास से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो समझिएगा कि 1919 में जो भारत के वायसराय थे, ठीक है, वो कौन थे? तो 19 में 19 के जो भारत राय थे, देखो यहां पर आप समझना, यहां पर थे आपका मिंटो। कौन थे आपका? मिंटो। तो देखिए, एक बात समझिएगा कि इस समय जो मार्ले थे, ठीक है, भारत के सचिव के पद पर जो थे वो आपका कौन थे? मार्ले। कौन थे? मार्ले। और इस समय 1909 में भारत के, ठीक है, वायसराय जो थे, भारत के वायसराय, वो थे आपका मिंटो। लेकिन याद रखना, ये मिंटो सेकंड थे। कौन थे आपका? मिंटो सेकंड। लॉर्ड कर्जन के बाद 1906 से 1910 तक आपका वायसराय के पद पर रहेंगे भारत में, और भारत सचिव कौन रहेंगे? मार्ले। इसीलिए आप देखे होंगे कि 1909 में आपका लाया गया था भारत, ठीक है, परिषद अधिनियम। ठीक है, क्या लाया गया था 1909 में? भारतीयों में प्रशासन में कुछ सुधार करने के लिए शासन में 1909 में क्या लाया गया था? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 3 बार लाया गया है, 61, 1892 और 1909। तो कभी कभी ये भी सवाल आपके एग्जाम में दिखता है कि भारत परिषद अधिनियम कब कब लाया गया था? तो 1861, 1892, 1909। क्लियर है? अब देखिए, इससे रिलेटेड सवाल, तो ये हो गया आपका मिंटो सेकेंड। मार्ले कौन है? मार्ले भारत सचिव है। और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष रहेंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो आपका 1946 में भारत आएंगे, उसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और आपका अलेक्जेंडर। 3 मेंबर थे, जिनमें से अध्यक्ष कौन थे? आपका पैंथिक लॉरेंस। ये हो गया बेसिक, एक आध दो क्वेश्चन उठाना रहेगा। अब देखो, 1909 में ही क्या लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। इस मार्ले मिंटो सुधार की खास बात समझिएगा कि इसे आपका भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। और भारत परिषद अधिनियम कितने बार लाया? आपका 3 बार, 61, 92 और 9। इस अधिनियम के तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। जो एसएससी व्यापम होते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता ही है, ध्यान रखेंगे, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। तो याद रखेंगे, ये जो 1861 है, इसमें आपका सबसे पहली बार बजट को प्रस्तुत करने का प्रावधान लाया गया कि अंग्रेज प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करेंगे। 92 में आपका बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। और 1909 में आपका पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, मतलब आपका क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि कहां खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या बजट था, कैसा। तो याद रखना, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 61 में बजट प्रस्तुत करने का नियम, 92 में प्रश्न पूछने का नियम, और 1909 में क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार जो है वो आपको मिला। और पहली बार इसी अधिनियम में निर्वाचन प्रणाली या चुनाव की शुरुआत होगी। पर चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब इनका जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा। पहले लोकल बॉडी चुनेंगे, फिर आपका प्रांतों के लोग ही केंद्र के चुनेंगे। इस प्रकार पहली बार चुनाव की शुरुआत हुई 1909 में, और यहां पर आपका अप्रत्यक्ष चुनाव है। और इसी समय मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया जाएगा, अर्थात मुस्लिमों को चुनाव के कुछ सीटों पर आरक्षण दिया गया। तो 1909 में आरक्षण दिया गया, 1909 में पहली बार आपके अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, 1909 में ही बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1909 में आपके मार्ले मिंटो, आपका मार्ले और मिंटो थे। मिंटो भारत सचिव थे, मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो भारत का वायसराय था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कभी कभार सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन कब दिया, ये कब हुआ, कौन वायसराय थे। तो इस तरीके से आप जो है पहला प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत का
पहला मंत्रिमंडल जो कैबिनेट बना था, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल थे इनके शिक्षा मंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के क्या बन चुके हैं? अध्यक्ष बन चुके हैं। और बार बार एग्जाम में इनकी एक पत्रिका बहुत पूछी जाती है जिनका नाम है आपका अल हिलाल। क्या नाम है आपका? अल हिलाल। तो अल हिलाल भी किसकी पत्रिका है? तो अल हिलाल जो है, याद रखेंगे किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर भी कौन रहे हैं आपका? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। अब सवाल है कि मंत्रिमंडल जो है 1947 के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, तो और कौन कौन से लोग थे इस मंत्रिमंडल में? क्योंकि देखो आज अगर शिक्षा मंत्री को पूछ रहे हैं तो किसी और को पूछ सकते, तो मेन को मैंने पूरे 14 का नाम लिखा है, पर आपको मेन याद होने चाहिए। सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू, इनको तो मार के ही आओगे। आपका कौन? आपका भारत के पहले प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं ट्रेस कर रहा हूं, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है आपका? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो सरदार पटेल, सरदार घर का सरदार, ऐसा याद रखना, गृह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद क्या है आपका? खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या है आपका? खाद्य एवं कृषि मंत्री। अबुल कलाम आजाद कौन थे? अभी पढ़े हम, कौन आपका? शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई, जॉन मथाई थे रेलवे मंत्री, परिवहन मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, जिनके पास बल वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह। और एक याद रखना है आपका भीमराव अंबेडकर, तो जान ही रहे हो, ये कौन है आपका? विधि मंत्री। जगजीवन राम, जीवन भर आपने श्रम किया, ऐसे याद रखो, श्रम मंत्री, ठीक है। अमृत पी के स्वस्थ हो जाओ, स्वास्थ्य मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर। भाभा, तो भाभा आता है परमाणु में आता है, तो परमाणु ऊर्जा में मत मार देना, भाभा पहले परमाणु ऊर्जा वाले थे, अभी ये व्यापार यानी कि वाणिज्य मंत्री है, तो याद रखेंगे। और भी आप देखते थे जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उद्योग वगैरह होता है, तो उद्योग है ना, श्यामा उद्योग, ऐसा आपका मेन याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा ट्रिक करके बताइएगा कि क्या है कैसा है। और जो आपको कंफ्यूजन करने वाला है वो भाभा, भाभा के बारे में आप ऊर्जा मार देंगे, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आपका संबंधित है इस कारण से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपका खाद्य मंत्री है, सरदार पटेल गृह मंत्री, नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं, जॉन मथाई रेलवे मंत्री, बलदेव रक्षा मंत्री, सरगुनम शेट्टी थोड़ा वित्त मंत्री याद रखेंगे क्योंकि नाम ऐसे याद नहीं आता, तो सरगुनम शेट्टी, शेट्टी लोग थोड़े से आपका पैसा वाले होते हैं, तो वित्त मंत्री ऐसा याद रखना। तो ये आपके कैबिनेट है आजादी के बाद का स्वतंत्र। इससे पहले भी अंतरिम सरकार बनाई गई थी, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस प्रकार के भी प्रश्न हमको एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो आपके प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वो तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 किससे संबंधित है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 245 से 263, पहला तो याद रखेंगे संविधान में कितने भाग है आपका? 22 भाग। और कितने आपके अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं आपका? 395, ठीक है। वर्तमान के हिसाब से संख्या बढ़ गई है ना, 25 भाग है, 470 अनुच्छेद है, लेकिन अभी मूल जो संविधान है हम उसकी बात कर रहे हैं, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, ये याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, क्या है? तो इसमें बताया गया है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध बताया गया, यानी कि आपका संघ और केंद्र के, आप बोल सकते इसे केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध जो है आपका बताया गया कब से? आपका 45 से 63 तक। कब से आपका? 45 से 63। तो कितने प्रकार के संबंध बताए गए हैं, ध्यान से देखिए, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। 45 से 55 विधायी संबंध, 56 से 63 प्रशासनिक संबंध और 68 से 93 क्या है आपका? वित्तीय संबंध। तो याद रखेंगे इन अनुच्छेदों से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, तो संविधान के इन अनुच्छेदों में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के आपको संबंध देखने को मिलेंगे, 11, 12, 13 इस तरीके से संबंध मिलता है राज्यों के बीच, 11 अनुभाग 11 भाग 12 और भाग 13, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच इन अनुच्छेदों पर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध बताए गए। तो 245 से 293 तक से संबंध है, पहला है प्रशासनिक, दूसरा है आपका
सॉरी, पहला है विधायी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा है वित्तीय। ये भी याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, ए आंसर होगा संघ एवं राज्यों के बीच की सेवाएं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, किस में अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो पहले ट्रेस करें शोषण। ये कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के कहां पर है आपका? भाग 3 में। कहां पर है आपका? भाग 3 में। कौन से आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार को? तो आपको पहले किसको देखना चाहिए? मौलिक अधिकार। तो थोड़ा सा पहले समझिएगा कि संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में समझिएगा कि संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आपका? 6। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। दोनों को याद रखेंगे। मूल संविधान के हिसाब से देखोगे तो 7 है, वर्तमान में कितनी है आपका? 6। 6 में कौन कौन से अधिकार है? तो पहला समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वतंत्रता, 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता के बाद चाहिए कि उनका शोषण ना हो, तो ये 23 से 24 है। शोषण नहीं होगा तो उन्हें धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, 25 से 28 है। उसके बाद आपका संस्कृति और शिक्षा आपका 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 में है। इसे ही एक क्वेश्चन और पूछता है, इन्हें ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है आपका? संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसको भीमराव अंबेडकर ने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। इसी के तरह जो है रीट वगैरह जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया जाता है। इसी के तरह रीट के बारे में बताया गया है, तो ये याद रखेंगे। अब जो 7वां अधिकार था वो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से इन्हें हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार दे दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, यानी आखिरी में था। याद रखेंगे, एक मौलिक अधिकार था। संशोधन के बाद ये कहां चला गया? अनुच्छेद 30 आपका 301 के अंतर्गत इन्हें एक विधिक अधिकार के रूप में क्या किया गया? दर्जा दिया गया है। तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार 6 थे। पहले व्यक्ति को क्या चाहिए आपका? समानता। समानता के बाद क्या चाहिए? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद चाहिए कि उनका शोषण ना हो, शोषण आपका ना हो। फिर आपका धर्म। धर्म के बाद क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा के बाद जो है अगर आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप उन अधिकारों के खिलाफ वापस पाने के लिए अपील कर सकते हैं। और इन्हें ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो वापस अगर हम क्वेश्चन पे देखें वापस, तो क्या क्वेश्चन पूछा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के किस प्रकार का भाग है? तो हम देखे थे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपको होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कब से कब है? तो ये तो आपका 14 से 18 क्या हो गया? समानता। ठीक है, फिर आपका 19 से 22 क्या हो गया? स्वतंत्रता। फिर 23 से 24 क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध। और ये क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहां से बिल्कुल मौलिक अधिकार, अगर संविधान से क्वेश्चन आना है तो बिल्कुल मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का महान्यायवादी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी है वो किस सदन, किसी भी है ना, किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह भी ध्यान रखना। यह भी ऊपर प्रश्न में ही एक प्रश्न बनता है कि किसे आपका सदन में बोलने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत का, एजी जो है यानी कि महान्यायवादी है, उन्हें आपका संविधान में बोलने यानी किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ये बात किसमें लिखा गया? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पहला बात जाने, महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में है। अगर पद की बात करें तो 76 में है। इसमें कहीं पर 76 दिख रहा है क्या? नहीं। तो आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं कि क्या है। तो पद जो है वो आपका 76 में है। भारत का महान्यायाधीश केंद्र सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। जैसे राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है, वैसे केंद्र का प्रमुख विधिक सलाहकार कौन होता है? को केंद्र का प्रमुख विधिक सलाहकार जो होगा वो कौन होगा आपका? ये भारत का महान्यायाधीश। तथा भारत की सरकार को सभी कानूनी मामलों पर क्या देता है? सलाह देता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश का पद है। अनुच्छेद 28 में यह बात कहा गया है कि महान्यायवादी जो है संसद में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। तो यह है आपका 88। और अनुच्छेद 105 भी याद रखेंगे कि महान्यायाधीश की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार के बारे में कहां पर बताया गया है? तो 105। तो महान्यायाधीश से रिलेटेड 76 है, 88 है और 105। 76 में पद है,
88 में सदन की से संबंधित आपके शक्तियां हैं या सदन के संबंध में उनकी उन्मुक्तियां बताई गई है, और यहां पर 105 में जो है उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार को बताया गया है। और ये भी याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। आज तक महान्यायवादी से इससे रिलेटेड जो है वनडे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रहेंगे। अब आते हैं, आपका चुनावी दौर था, तो आप याद रखेंगे परिसीमन आयोग का गठन। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस सन में नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बात जान लेंगे, परिसीमन से आशय विधानसभा या लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से है। परिसीमन का मतलब क्या है, जब भी चुनाव होने वाला रहता है तो आपका चुनाव के जो निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उन निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना ही परिसीमन कहलाता है। इनके लिए एक आयोग की गठन की जाती है। आयोग 4 बार बना है, 4 बार गठन किया जा चुका है। एक आपका 52 में, एक आपका 62-63 में, एक आपका 72 में और एक आपका 2002 में। ठीक है, और इसे 2002 में जो है 2026 तक के लिए 543 पर, लोकसभा अगर देखेंगे तो 543 सीटों पर इसको तय किया गया है। मतलब ऑप्शन में 52 है, लगभग 62-63 लेते, 62 में अधिनियम आया था, गठन 63 में होता, और एक आपका 73। 2001 में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ये क्या है, 2002 है। तो याद रखेंगे किस वर्ष परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 2001 में नहीं हुआ था। 4 बार हुआ है, 52, 62, 72 भी बोल देगा, चले 52, 62, 72 है ना, हर जनगणना के बाद आप देखोगे। ठीक है, और आपका 2001। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रहेगा, परिसीमन आयोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका 6वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए 7वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है। देखिए, भाषा से रिलेटेड बहुत बार वनडे में सवाल आता है, तो ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, संविधान के भाषा से संबंधित है। किससे, आपका भाषा। कभी कभी 7वीं अनुसूची को बोलते हैं। 7वीं अनुसूची जो है वो सूची से संबंधित है, केंद्र की, राज्य की और समवर्ती सूची, जो जिनमें दोनों कानून बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, कौन सी भाषा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा। तो थोड़ा सा समझेंगे कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भारत की क्या बताई गई है, भाषाएं बताई गई है। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14 भाषा थे। सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, जिसमें आप देखोगे तो इसमें आपका सबसे पहले आपका क्या जोड़ा गया है, तो इसमें सिंधी भाषा, क्या जोड़ा गया है, आपका सिंधी। तो सबसे पहला सिंधी भाषा जुड़ा, यानी कि 15वां भाषा सिंधी भाषा था जो आपका जुड़ा है। कब, आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली, इसी को हम 60 में क्या बोल देते हैं, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपका 71वां संविधान संशोधन में जुड़ा है, याद रखेंगे। तो यहां पर 71वां संविधान संशोधन में नमक को जोड़ा गया था। और इसके अलावा और जो 3 भाषाएं जुड़ी, वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में था, जिसे हम बोर्ड मास के रूप में पढ़ते हैं। एक आपका बोडो, एक आपका डोंगरी, ठीक है, एक आपका मैथिली और एक आपका संथाली। तो 4 भाषा जो है वो लास्ट में जुड़े हैं। तो 4 भाषा, पहला आपका 21वां संविधान संशोधन, फिर आपका आ गया कौन सा संविधान संशोधन, ठीक है, आपका 21वां संविधान संशोधन के बाद आ गया 71वां के बाद आ गया आपका 92। ये आपका कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1967 में सिंधी भाषा। ये आपका कब हुआ है, 1992 में आपका नमक को जोड़ा गया है, ठीक है। और ये आपका किसको जोड़ा गया है, आपका बोर्ड मास इसका ट्रिक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, कभी कभी संविधान में इन भाषाओं को भी बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला याद रखिए, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं, तो ये भी याद रखेगा। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 1 पूछा है, भाग 1 नहीं पूछा है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 वैसे 1 था, तो याद रखेंगे संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है कौन सा, अनुच्छेद 1। आप देखेंगे तो नागरिकता तो सीधा सीधा भाग किसमें है, आपका 2 में बताया गया है। बाकी जो है आपका ये भाग 1 के अंतर्गत ही अलग अलग अनुच्छेद में बताए गए। तो देखिए अनुच्छेद 1 क्या
कहती है? संघ राज्य और उनका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश अगर हो रहा है भारत में, और जो प्रवेश राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन 3 में करेंगे, और 3 और 4 के संदर्भ में, है ना, इस आपका 3 और 4 के संबंध में जो आपके अधिनियम बनेंगे 3 और 4 के संबंध में, उसके बारे में आपका किसमें लिखा गया है? तो याद रखेंगे 4। तो भाग 1 जो आपका संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है, उसके संबंध में बताया गया है। 4 अनुच्छेद है। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र का नाम क्या है। दूसरे, अगर आप कोई विदेशी क्षेत्रों को भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। तीसरा, जो भारत के क्षेत्र है उसकी सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। और 2 और 3 ये कार्य कैसे होगा, इनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 4 में। तो ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके संविधान में बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियां संबंधी कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है। तो राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल राज्य के समस्त, ठीक है, याद रखेंगे राज्य के समस्त, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, राज्य के समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम पर होता है। केंद्र में भी किसके नाम पर होता है समस्त कार्य? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया राज्यपाल। तो जितने भी काम राज्य पर होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। केंद्र में जितने भी नाम आपका काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, वैसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या दिलवाते हैं? आपका शपथ दिलवाते हैं। दोनों बराबर चलता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भी जो राज्य के उच्च अधिकारी है, जैसे आपका देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, राज्य में हाई कोर्ट का जज, कैग हो गया, बड़े बड़े अधिकारी जो होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती। सैन्य शक्ति केवल और केवल किसके पास है? आपका राष्ट्रपति। यहीं पर आपको अंतर समझना है। राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। अब थोड़ा सा समझिएगा, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के बारे में बताया गया है, जबकि केंद्र शासन के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 5 में। भाग 5 में केंद्र शासन के बारे में बताया गया है और भाग 6 में जो है राज्य शासन के बारे में बताया गया है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। संसदीय का मतलब होता है शासन के 2 प्रमुख होना, जैसे आपका राज्यपाल और आपके कार्यपालिका और विधायिका। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था राज्य में भी लागू है और केंद्र में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके सिफारिश पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है, ध्यान रखेंगे, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। बिना मंत्रिमंडल के सलाह राष्ट्रपति कार्य नहीं करते। कुछ उनकी विवेक शक्तियां होती है, पर ज्यादातर जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 153 के मुताबिक अगर देखेंगे तो देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है और हर राज्य में एक क्या होगा? आपका राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। और आप याद रखेंगे, अभी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ में एक अपडेट हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल रमन डेका जी को बनाया गया है। कौन बने हैं? आपका रमन डेका। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल चर्चा में है, तो राज्यपाल की सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई कि क्या है। थोड़ा सा कंपेयर आपको राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रहेंगे, रमन डेका राज्यपाल अभी वर्तमान में बने हैं और राज्यपाल जो है, ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो थोड़ा ये प्रावधान आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? राज्य के डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान में या किस देश में प्रेरित है, कहां है? तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा, कुछ चीजें हैं जो हम दूसरे देश से उधार लिए हैं। जब हम संविधान हमने बनाया तो हमने अपनी विवेक का प्रयोग किया। हमने दूसरे देशों के संविधान से चीजों को समझा कि क्या क्या चीजें अच्छा है, और सभी देशों के अच्छी चीजों को क्या कर लिए? हम ले लिए। तो समझिएगा, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली को लिए है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका क्या रहेंगे? आपका लगभग दोनों स्वतंत्र नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड रहेंगे। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता, एक देश एक नागरिकता का सिद्धांत है। ठीक है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने कहां से लिया कि किस प्रकार संसद में विधि बनाई जाती है, यह भी हम कहां से लिए? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से 3 चीजों को जानो, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि निर्माण को ब्रिटेन से लिए। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार
अधिकार को लिया है, जितने भी न्यायिक पुनर्विलोकन है उसको हमने लिया है, और संविधान की सर्वोच्चता कि संविधान ही आपका सर्वोच्च रहेगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय वगैरह से संबंधित जो रहेगा, मौलिक अधिकार वगैरह रहेगा, ये सब कहां से आएगा आपका? अमेरिका। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका भाग 4 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग रहेंगे, ये हमने आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से आपातकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान है 18 में। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति जो है क्या मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है क्या, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आपातकाल जो है 3 होते हैं, एक आपका 52, एक आपका 56 और एक आपका 360। 52 में जो रखता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है। 56 में जो लगता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और आपका 60 में जो लगता है उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी कहते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करती है, उसमें कुछ मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकार को आप समाप्त नहीं कर सकते, और कुछ मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति समाप्त कर सकते, उस पर भी चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संविधान संशोधन, एक एकदम इंपॉर्टेंट है। आपातकाल, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। और रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी, तो रूस से हमने कर्तव्य लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। जर्मनी से आपातकाल, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड। क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड। तो आप देखे होंगे कभी कभी कौन सा प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है, यहां से भी बिल्कुल प्रश्न बनते हैं, तो एकदम ध्यान से आंसर लगाइएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 11वां प्रश्न जो है वो ये है कि निम्नलिखित किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में 21वां संविधान संशोधन, 71 और आपका 92 संविधान संशोधन हुआ है। 1967 में हुआ है, 1992 में हुआ है और 2003 में। इसमें कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। पहले आपका कौन कितने भाषा थे? 14। वर्तमान में कितने भाषा संविधान में? 22। इसमें क्या क्या आया? नमक, नेपाली है ना, आपका मणिपुरी और आपका कोंकणी, और इसमें क्या आएगा? बोडमास, ठीक है। क्या आएगा आपका? बोडो, ठीक है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो सिंधी भाषा जो है 15वां भाषा था, और इन्हें 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 के तहत जो है भारत के 15वें भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। मैंने आपको बताया है कि भाषा का प्रावधान संविधान के 8वीं अनुसूची में है। कौन से अनुसूची में है? आपका 8वीं अनुसूची में जो है ये प्रावधान दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, भाषा से संबंधित बिल्कुल 2-3 प्रश्न आपका दिखेगा ही कोई एग्जाम में। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने जो 12वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समिति बनाए थे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। तो पहला सवाल क्या पूछेगा? जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका भीमराव अंबेडकर। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कब इनका गठन हुआ था? 28 अगस्त 1947। प्रारूप समिति कब बना? डायरेक्ट डेट पूछता है आपका, 28 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर आपको पूछेंगे इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित आपका 7 सदस्य थे, मतलब आपका 6 + 1, एक व्यक्ति अध्यक्ष था और 6 आपके सदस्य थे। तो 6 सदस्य में कौन है? आपका एक सदस्य है आपका अयंगर। तो ऐसे याद रखना शॉर्ट को, कृष्ण स्वामी अय्यर अयंगर, ठीक। अंबेडकर तो जान ही रहे हो, मुंशी सादुल्लाह, ठीक है। और उसके बाद याद रखना मित्र की जगह आपका लेंगे आपका माधवराव, और आगे चल के खेतान की जगह आपका कौन लेंगे? कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त है, 28 है ना, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, है ना। ये 29 अगस्त याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 28 हो गया था, तो याद रखेंगे 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ है। 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर इनके सदस्य थे। ये प्रमुख जो प्रारंभिक सदस्य थे, बाद में एक पाकिस्तान चले गए थे और एक की मृत्यु हो गई थी, उनके जगह आपका नए नए सदस्य आए। तो मित्र की जगह माधव और केतान की जगह कृष्णमाचारी। तो ये भी प्रारूप समिति। तो आपका कौन सदस्य नहीं थे? तो देखिए यहां पर राजेंद्र प्रसाद इनके सदस्य नहीं थे, अंबेडकर अध्यक्ष थे। आपका कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी इनके अध्यक्ष सदस्य थे, और गोपालाचारी जो है गोपालाचारी अयंगर, ये आपका गोपाला स्वामी है, गोपाला स्वामी जो अयंगर है, ये इनके क्या थे? आपका सदस्य। तो इस तरीके से बेसिक सवाल आएगा, कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, कब गठन हुआ? तो 29 अगस्त याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? देखिए मौलिक अधिकार अभी किस संविधान से संबंधित अभी पढ़े थे, ठीक है। कहां से? आपका जो न्यायिक पुनर्विलेखन है, न्यायिक प्रक्रिया है और आपका मौलिक अधिकार है, ये सब कहां से आया था? तो याद रखेंगे यूएसए से। कहां से आया था? यूएसए से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक अगर कर्तव्य पूछेगा तो अभी मैंने आपको बताया है मौलिक कर्तव्य कहां से आया था? आपका रूस से। कहां से आया था? आपका रूस से। तो ये आपको जो है याद रखना है। क्लियर है? तो भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो याद रखेंगे आपका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है जो मैंने आपको रिपीट किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आपका 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अब राष्ट्रपति के लिए अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग चीजों को पूछा जाता है, तो एक पूरा लंबा चार्ट बनता है कौन कौन से अनुच्छेद को कैसे याद रखें। मैं आपको सिलेक्टेड बता रहा हूं क्या याद रखें। पहले आप याद रखिए आपका, ठीक है, राष्ट्रपति के पद को, यानी कभी कभी आपको 52 पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद क्या है? आपका 52 में। दूसरा याद रखना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां भी पूछ सकता है। 54 पूछ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव और 55 पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। शुरू के 4 आपको याद रखना चाहिए, 52, 53, आपका 52, 53, 54 और 55। पहले राष्ट्रपति का पद है, फिर उनकी शक्ति है, फिर उनका चुनाव है और चुनाव का तरीका है ना। पद है, शक्ति है, चुनाव है, चुनने का तरीका है। ये डायरेक्ट अनुच्छेद से आएंगे। जानना तो वैसे सबको चाहिए लेकिन ये सब याद रखना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? तो 61 मारना। क्या आपका 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। ऐसा याद रखना, आदमी 61 साल का हो जाता है तो रिटायरमेंट का समय आ जाता है भाई, 61-62, तो अब आपको हटाना है, यानी कि महाभियोग, याद रखना, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपका बहुत सारी चीजें, जैसे आप पढ़ोगे कार्यकाल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं ठीक कर दिया, आप बाकी चीजों को केवल एक बार देखना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता ये है, ये सब आपका आप देख सकते हैं। लेकिन जो काम का है वो वही है जो मैंने टिक लगाया। हालांकि मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए सभी को ऐड किया है, पर जो पढ़ना है वो मैंने आपको निकाला। या तो अनुच्छेद में सीधा महाभियोग को पूछता है या शुरू के 4 को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके अलावा और अगर कुछ प्रश्न आपका बनता है तो आप जो है देख सकते हैं उसको क्या है कैसा। जैसे आपका इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां में और आ सकते हो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 72 याद रखेंगे, ठीक है। क्या आपका 72, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां 72 में है। महाभियोग कहां है? 61 में है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिमंडल होगा ये भी याद रखना 74 में, ये भी डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। और याद रखना राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का ये भी याद नहीं। सीधा अनुच्छेद देखो, राष्ट्रपति की क्या शक्ति क्या कार्य हो तो अलग बात है, लेकिन अनुच्छेद से जो प्रश्न डायरेक्ट आएगा वो यही 6 है, 6-7 है। एक आपका शुरू का पद याद रखना, पद के बाद शक्ति, शक्ति के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद आता है 61 में आपका महाभियोग है। उसके बाद आपका 72 में क्षमादान की शक्ति है और 74 में राष्ट्रपति कोई भी काम करने से पहले आपका मंत्री परिषद का जो मंत्रिमंडल होगा उनका सलाह लेगा और उस मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का जो गठन का प्रावधान है वो 74 में है, जो कि वो मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करेंगे? आपका प्रधानमंत्री की सलाह से गठित करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्री परिषद का गठन जो है किसमें है? आपका 74 में, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मैंने अभी बताया था आपातकाल 3 अनुच्छेद में है, एक आपका 52, एक है आपका 56, एक है 60। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो ये 52, 56 और 60 का आंकड़ा मत भूलेगा, क्योंकि हर साल आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखता है। देखिए आपका 52 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपातकाल के बरत। पहले 52-4 देखो, 52-4 56, 56-4 60, 4-4 साल का ऐसा 4-4 अनुच्छेद का अंतर है। तो 52-4 56, 56-4 60। तो राष्ट्रीय आपातकाल 52 में, राष्ट्रपति शासन 56 में, वित्तीय आपातकाल आपका 60 में। अब देखो आपातकाल कब कब लगा है? एक 62 में, एक 71 में, एक 75 में। कभी कभी पूछता है चाइना वार के समय हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया था। तो याद रखेंगे 62 में आपातकाल हुआ है, आपका 71 में हुआ है, आपका 75 में। ये 1968 तक चला, ये 77 तक, ये 77। एक्चुअल में ये आपातकाल उसी के साथ बढ़ा दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था 71 के आपका 75 का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल। जब आपका युद्ध, जब 2 देशों के बीच सशस्त्र बलों का प्रयोग होता है, युद्ध होता है, ठीक है, तो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती। आंतरिक आपातकाल का मतलब होता है, देखो
जो आपका बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो सीधा सीधा आपका जब कोई दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है या जब कोई चीजें हो रही है तो उसके लिए आपातकाल की घोषणा किया जाएगा। और एक होता है आपका आंतरिक आपातकाल जिसमें सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ है। पहले इसे आंतरिक अशांति का नाम देते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको अधिनियम के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो आपका या तो बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल आपका बाह्य आक्रमण से होगा या इसी को पहले क्या बोलते थे, आंतरिक कोई अशांति, कोई कला मच गया देश में, जैसे अभी देखो बांग्लादेश वगैरह में ये मुद्दा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाद में से 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपका क्या बोल दिएगा, सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। हम राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ रहे हैं और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रही है तो एक चीज याद रखेंगे, जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है आपका, स्वतंत्रता। अब आपका विद्रोह हो गया है, आपका चल रहा है और वो आप कुछ भी मनमानी थोड़ी करोगे, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 वो आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जो आपके जीवन जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक अधिकार है, 20 और 21 जो अनुच्छेद है उनको छोड़कर वो कभी समाप्त नहीं होते। शेष अधिकारों को अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो समाप्त कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 352 के तहत, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की बात करो, राष्ट्रपति शासन वित्तीय शासन का प्रावधान अलग है, उसमें ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय आपातकाल या तो युद्ध के कारण होगा या तो सशस्त्र विद्रोह के कारण होगा, जिसे पहले आंतरिक अशांति कहते थे। 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा, 20-21 समाप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि और बाकी जो मौलिक अधिकार है उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो घोषणा कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को क्या किया जा रहा है, समाप्त। तो ये भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने शासन करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए थे। जैसे आप देखेंगे 1773 में क्या लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाया गया था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ खास बातों को याद रखें। इसमें खास बात है, ठीक है, बंबई और मद्रास को मिला दिया गया और बंबई और मद्रास को किसके अधीन ला दिया गया, बंगाल। एक बात। दूसरा, इसके तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट, जिसके प्रथम जज थे आपका एलिजा इम्फे। कौन थे आज का, एलिजा इम्फे, ये भी याद रखेंगे। और इसके तहत जो है, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल। ये सब कौन से अधिनियम के तहत किया गया है, तो याद रखेंगे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट। और ऐसा बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। है तो बहुत सारे प्रावधान जी, लेकिन 3 एकदम पूछता एग्जाम में। बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो याद रखेंगे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 74 में, पर अधिनियम कौन सा था, 73 का। और पहले जज कौन थे, एलिजा इम्फे। और याद रखना इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्हें बंगाल का क्या बना दिया, गवर्नर। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखेंगे। 1784 में क्या आया था, तो आपका याद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आपका 1813, 1833, हर 20 वर्षों में क्या आया, तो हर 20 वर्षों में आप देखेंगे तो हर 20 वर्षों में जो आया उसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्या बोलते हैं आपका, चार्टर एक्ट। तो एक 20 वर्षों में 73 के बाद 20 वर्ष 93, 93 से 20 वर्ष 13, 13 से 20 वर्ष 33 और 33 के बाद 20 वर्ष क्या हो जाएगा, 53। ठीक है। उसके बाद महारानी आई और महारानी ने 2 तरीके से भारत में शासन किए, 2 अधिनियमों। एक आपका जानते हो, अभी मैंने बताया, एक आएगा भारत शासन अधिनियम और एक आएगा आपका भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, एक क्या आएगा आपका, भारत परिषद अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, एक 1919 में आए, एक आपका 1935 में आया। और भारत परिषद अधिनियम अभी बताया था 61 में आया, 1892 में आया और 1909। समझ में आ रहा है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। पूरा संविधान का निचोड़ आप जानिए, पूरा आपका एक एक अगर सीक्वेंस का आपको पढ़ना रहेगा तो बहुत जल्दी आपका संविधान का शुरुआत से एक एक सीरीज, जैसे भारतीय इतिहास का चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, वैसे ही संविधान का सीरीज स्टार्ट होगा। आप गंभीरता पूर्वक उनको पढ़िएगा। पर अभी जो 1 डे एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का आना रहता है, उसके लिए जो पढ़ना है तो यही उनका निचोड़ है, यही उनका बेस्ट तरीका है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था। तो ध्यान रखिए कि द्वैध शासन का मतलब होता है शासन का दोहरा स्वरूप। तो याद रखेंगे द्वैध शासन का जनक किन्हें माना जाता है, तो लियोनस को। किसको, आपका लियोनस कार्टेशियस को माना जाता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि द्वैध शासन का मतलब शासन का
दो भाग में विभाजन, एक को उत्तरदायित्व दिया जाएगा और एक जो है शासन को चलाएंगे। एक क्या चलाएंगे? शासन। तो जब शासन और उत्तरदायित्व को बांट दिया जाएगा उसे ही द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनस कार्टेशियस। याद रखेंगे सबसे पहली बार द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, ठीक है, 1765 में। कहां पर लाया गया था? बंगाल में। कहां पर? आपका बंगाल में। उसके बाद अगर आपको पूछेगा कंपनी को शासन को दो भागों में कब बांटा गया था, तो कंपनी में द्वैत शासन कब लाया गया था पूछेगा, तो कंपनी में द्वैत शासन लाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कब लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया था, एक आपका बीओसी, एक आपका सीओडी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रशासन को संभालते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपके व्यापार को संभालते थे। इस प्रकार शासन का दो भागों में बंटना ही द्वैत शासन है। और याद रखेंगे प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया पूछता है क्वेश्चन। तो प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था, तो प्रांतों को दो भाग में बांटे थे 1919 में। और अगर पूछेगा केंद्र में द्वैत शासन कब लाया गया था, तो केंद्र में द्वैत शासन लाए थे 1935 के अधिनियम में। एक सवाल आना चाहिए बाबू, अगर इससे आएगा तो समझ में आ रहा है। द्वैत शासन जो है शासन को दो भागों में बांट दिया, दो लोगों को जवाबदारी मिल गई। लियोनस कार्टेशियस इसके अवधारणा जनक थे। पहली बार क्लाइव लाए 65 में बंगाल में, फिर कंपनी में आया 1784 में बीओसी और सीओडी के रूप में। प्रांतों में इसको लागू किया गया 19 में और केंद्रों में इसको लागू किया 1935 में। एकदम डेट याद रखना, डायरेक्ट आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 17वां प्रश्न याद रखना। उसके बाद याद रखना है 18 कानून के शासन की अवधारणा, यानी ठीक है कानून का शासन, विधि का शासन की अवधारणा निम्नलिखित संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कहां से लिया? तो हमने बताया था आपका विधि के बारे में, कहां से आएगा? ब्रिटेन। अभी पढ़े थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो कानून की जो शासन है वो कहां से आया है? ब्रिटेन से, ठीक है। तो कहां से लिया गया हमने अभी पढ़ा है पूरा डिटेल, तो ब्रिटेन से अवधारणा आया है, तो ये भी याद रखेंगे। बाकी हमने सारी चीजों को ऐड करके देख लिया। चलिए अगला प्रश्न आपका रहेगा 19। अभी हमने इसको देखा था कि भाषाओं से संबंधित भाग कौन है। तो भाषाओं से संबंधित भाग कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि संविधान में भाषा का उल्लेख, ठीक है, भाषाओं से संबंधित भाग। तो देखिए पूरा भाग और अनुच्छेद आपके सामने है, आपको इसमें भाषाओं से संबंधित भाग बताना है। भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी थी? 8। अब देखिए पूरा भाग है जो जो काम का है। भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? नीति निदेशक तत्व। और भाग 5 क्या है? आपका मूल। भाग 4 ए क्या है? मूल कर्तव्य। पहले इसको याद रखो, एक कोई भी व्यक्ति के संघ और राज्य के नाम बताएगा, फिर दूसरा उसमें रहने वाले लोगों के बारे में बताएगा, वो यहाँ का नागरिक है नहीं, फिर वो नागरिक का अधिकार बताएगा 3 में, और नागरिक के अधिकार के बाद उस नागरिक का क्या है आपका और भी कुछ कर्तव्य है, सरकार के और कुछ भी कर्तव्य है, 4 हो गया। फिर आपका 4 के बाद नागरिक का भी तो कोई कर्तव्य है, तो आपका 4A हो गया मौलिक कर्तव्य। ये 4 ऐसा याद रखो। फिर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 5, 6 और यहां पर आ जाएगा आपका 8। ये 7 जो है आपका क्या है? समाप्त है। याद रखना कौन सा भाग नहीं है जी? 7 नहीं है, 7 समाप्त ऐसा बोलना। और 8 में क्या है आपका? केंद्र शासित। तो सरकार के बारे में बताया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे याद रखो। पहला देश का नाम है, फिर वहां रहने वाले लोग, फिर लोगों का अधिकार, फिर शासन का कर्तव्य, फिर व्यक्ति का कर्तव्य, फिर आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित। 9 में आओगे तो पंचायत, 9 में ए में आओगे तो नगर पालिका। पंचायत 9 और 9A, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। कभी आपको पूछेगा मान लो जोड़ी मिलाओ, सुमेलित कीजिए। उसके बाद देखिए आपका, ठीक, ये सब छोड़ दो, सीधा सीधा आओ 10 में ST SC वाला, ठीक है। 11 में और 12 में और 13 में मैंने बताया था संबंध, केंद्र राज्य संबंध, याद रखो सीधा। फिर आपका 14 में सेवाएं, ठीक है, ये सिविल सर्विस सेवाएं आ जाएगा, ठीक है। सीधा आपका 15 आ जाओ, 15 में चुनाव निर्वाचन, ठीक है। आपका 17 में क्या है? भाषा। 17 में क्या है? भाषा। तो 17 में किससे संबंधित प्रावधान है आपका? भाषा से। 18 में क्या है आपका? आपातकाल, ठीक है। 20 में संविधान संशोधन, 20 में संविधान संशोधन, ये मेन अनुच्छेद है। 20 में संविधान संशोधन है, 17 में भाषा है, 18 में आपातकाल है। तो इसीलिए आपको जो अगर आप एग्जाम में दिखेगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है आपका भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाषाओं से संबंधित भाग जो है इसमें नहीं है, ठीक है। भाषा या राजभाषा से संबंधित जो अगर आपको पूछेगा
तो क्या लगा ना 17, ये ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। या ऐसा पूछा था संविधान में कितनी भाषाएं हैं बोलेगा, तो याद रखना कौन है आपका, तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है आपका, 22 भाषा है। अगर इस हिसाब से आंसर देखोगे है ना, भाषाओं से संबंधित भाग, तो राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगर संविधान के भाषाओं के बारे में ऐसा पूछेगा तो देखिए ये वाला अनुच्छेद आप देखिएगा, ठीक है। संविधान में ये देखो, ठीक है, आपका विशेष ये देखो भाषा है किसमें आपका, तो भाषा आपका किसमें है, 10, 5, 15, 2, 17। फिर आपका अस्थाई, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध, संक्षिप्त, नान और प्रारंभ। तो जो आपका 22वां जो आपका भाग है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा बता दिया गया है कि भाषा कौन सी भाषा होगी, लिपि क्या होगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग होगा, इस तरीके से, इसलिए आप उसमें आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आएगा तो कौन सा बास भाई, इस प्रश्न के हिसाब से ऐसा ले सकते हैं। पर ऐसा याद रखें, थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है, तो ऐसा नहीं, याद रखें भाषा राजभाषा से संबंधित भाग 17 है। अगर लिपि वगैरह या संविधान की भाषा के संबंध में थोड़ा सा बात किया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अलग बताएगा, संविधान की भाषा क्या होनी चाहिए, तो वो भाग 22 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आना, दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इसलिए। अब याद रखिए आपका कौन से आपका सभा विघटन नहीं किया जा सकता, तो देखिए एक होता है लोकसभा केंद्र में और एक होता है राज्यसभा, दोनों को मिला दो को क्या बनती है, संसद, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ मिला दोगे तो क्या बनता है आपका, राष्ट्रपति संसद। वैसे ही आपका एक बनता है आपका विधानसभा और एक होता है आपका विधान परिषद, ये होता है राज्य में। विधानसभा और विधान परिषद, इसमें आप मिला दो किसको, राज्यपाल को, तो ये क्या बन जाता है, विधान मंडल। क्या बनता है आपका, विधान मंडल। ये राज्य के लिए कानून बनाती है, संसद केंद्र के लिए कानून बनाती है। तो देखिए जो आपका विधानसभा है, ठीक है, जो विधानसभा है वो 5 साल का है, ये विघटन हो सकता है। जो लोकसभा है वो 5 साल का है, विघटन हो सकता है। पर केंद्र में राज्यसभा और इधर विधान परिषद जो है स्थायी सदन होता है, ये विघटन नहीं हो सकता। तो याद रखना, राज्य में विधान परिषद और केंद्र में आपका राज्यसभा, इन्हें विघटन नहीं किया जा सकता। जबकि आप देखोगे तो लोकसभा जो है 5 साल बाद खत्म हो जाता है, या राष्ट्रपति कभी चाहती है तो इसको जो है आपका खत्म कर सकती है, ठीक है। लोकसभा के बारे में बात करें तो अधिकतम सदस्य 552 है, अधिकतम निर्वाचित सदस्य लोकसभा में 543 है, ठीक है। जो चुनाव से आप देखे होंगे, भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जो है 2 अतिरिक्त व्यक्ति एंग्लो इंडियन को चुनते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 104वें संविधान संशोधन के 19 के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया और 2020 से एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है। मतलब पूरे की पूरे सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, 543 सदस्य, ठीक है। भारत का प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था, ये पहला 5 वर्ष के लिए चुनाव है, ठीक है। और भारत में को पहली अपनी लोकसभा जो मिला था वो 1952 में मिला था। तो ये सब बेसिक याद रखना। अभी तो शुरुआत है, फिर भी देखो हमने कितनी सारी बातें इसमें पढ़ लिए हैं, कितना सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है, बेसिक क्वेश्चन। अभी इनका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, जितना बचा रहेगा हम इसको और निचोड़ेंगे, प्रस्ताव वगैरह पर चर्चा करेंगे, बिल वगैरह पर चर्चा करेंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और भी इसमें देखिए जो कास्ट प्रश्न है उसमें देखिए इसमें प्रश्न बनता है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि ये जो लोकसभा है उसका कार्यकाल पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल होता है तो संसद इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय के लिए बढ़ा सकता है। मतलब 5 साल के पहले भी खत्म हो सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, 5 साल बाद भी ये बना रह सकता है और 5 वर्ष में भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदनों का सम्मेलन सत्र अगर बुलाया जाता है, कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो राष्ट्रपति दोनों को अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। याद रखना, कभी कभी अनुच्छेद पूछता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त ज्वाइंट सेशन या आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में है। राष्ट्रपति इनको बुलाया जाएगा, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। देखो, राज्यसभा का भी सभापति होगा, लोकसभा का भी स्पीकर होगा। मीटिंग जब एक साथ होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ही मेन अध्यक्ष होगा और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे बिल होते हैं, तो जो आपका मनी बिल है अनुच्छेद 110 के तहत, याद रखना, धन विधेयक या मनी बिल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 110। तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका भी निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। स्पीकर को थोड़ी ज्यादा शक्ति मिली है, याद रखना, क्योंकि मेन सदन का अध्यक्ष होता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन सा बिल धन विधेयक है, कौन सा बिल धन विधेयक नहीं है, इसका भी निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, बिल्कुल बार बार रिविजन करके पढ़िए, बार बार कानों में गूंजता रहे। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया सीरीज लेकर लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।